नमस्कार दोस्तों, मैं इजहार अंसारी इजहार टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो हमारे देश की स्थितियां हैं उसको अगर देखा जाए तो बहुत ही बदतरीन है। अभी मैं कल रात में ही एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, जहां पर ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ एमपी की है, मध्य प्रदेश की, जहां पर पूजराम जाटव नाम का एक व्यक्ति है जो दलित समुदाय से है। उसके 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। वह गरीब व्यक्ति होता है और इसी वजह से उसको अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है। उसके बच्चे को जो शव होता है 2 साल का, उसको ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल पाता, वाहन नहीं मिल पाता। इस वजह से उसका जो उससे बड़ा जो बेटा है उसका वो अपने छोटे भाई की लाश को अपने गोद में लिए बैठा होता है। और ये जो वीडियो जो मैं देखता हूँ तो बहुत ही दुख होता है कि हमारे देश में जो हेल्थ इंडेक्स है सरकारों के प्राथमिकता में क्यों नहीं है। अगर इस देश में इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकारें हमेशा नकारात्मक बनी रहेंगी तो लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ होगा, और जब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा फिर लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट आएगी, क्योंकि उनको जब सही से स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पाएंगी तो वे सही तरह से अपना उपचार नहीं कर पाएंगे। और जब उनको शव नहीं मिला, शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, तो वह व्यक्ति इधर उधर भटकता रहा। अपने छोटे बड़े बेटे को लाश दे करके वो इधर उधर भटकता रहा। ये वीडियो देखने पर बहुत ही इतनी भयावह लगती है कि अफसोस होता है कि देश में जो है आज तक स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। अगर भारत के में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल को देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे बदतरीन देशों में माना जाता है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमसे नेपाल बेहतर है, हमसे भूटान बेहतर है, हमसे पाकिस्तान बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, यहाँ तक कि और जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमसे कहीं बेहतर है। लेकिन हमारी जो हेल्थ इंडेक्स पे हम जो अपनी रैंकिंग को चेक करते हैं तो 2018-19 की जो रैंकिंग है लैंसेट जर्नल के अनुसार, तो लैंसेट जर्नल जो हर देश की एक स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट जारी करती है, उसने 2018-19 में भारत की जो रैंकिंग बताई थी वो रैंकिंग 195 देशों के में भारत का 145वां स्थान था। और आज कोरोना काल के बाद अगर हम आज इस स्थिति पे आते हैं तो भारत की रैंकिंग कहीं ना कहीं 160 या 165 के बीच में मिलती है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का कोई अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत ही खस्ता हाल है। गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे केवल खाना पूर्ति होती है। प्राथमिक जो भी चिकित्सालय हैं वहाँ पर अगर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। अगर दवाइयाँ मिलती है तो डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। और कहीं कहीं पर स्थिति इतनी बदतरीन है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाई गई जो इमारत है वो जर्जर है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं उपलब्ध होती हैं। तो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे में लोगों का उपचार हो पाएगा उन जगहों पे। दूसरी बात, भारत सरकार ने जो 2018-19 में एक वन अधिनियम पारित करवाया था। अपने जो अमीर दोस्त हैं, अमीर गुजराती जो हैं, उनको वन की भूमि औने पौने दामों पर बेचने के लिए कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए, जिसमें एक ये विधान भी रखा गया था कि अब सरकार उन वन के में रहने वाले लोगों को बगैर पूछे हुए वन की भूमि को किसी भी कॉरपोरेट घरानों को बेच सकती है, और बेचने के बाद वहाँ से लोगों को निकाल सकती है। तो आज स्थिति ये हो गई है कि 2018-19 में ही जब ये लाई गई थी योजना, उसी समय जंगलों से भारत में जो आदिवासी समुदाय हैं उनको करीबन 20 लाख आदिवासियों को जंगल से निकालने की प्लानिंग की गई थी। अगर 20 लाख आदिवासियों को हम जंगल से निकाल देंगे तो उनके रहने सहने का स्थान छीन जाएगा, उनका पालन पोषण का जरिया छीन जाएगा, और आज नहीं तो कल वो लोग क्या है अंत में देश में अपराध की घटनाएं बढ़ जाएगी। हो सकता है वे फिर से
जो वामपंथ की धारा है उसकी ओर अग्रसर हो जाएं, वो हथियार उठा लें, और ये स्थितियां हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो जो सिस्टम हमारे देश का है इतनी लचर हो चुकी है, और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो सरकारें आती हैं, वो केवल और केवल पैसे कमाने के लिए आती हैं। वो केवल और केवल उद्योगपतियों को, और उद्योगपति जो उनके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए आते हैं। लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए हमें प्रण करना होगा कि जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं उनको जंगलों से बेदखल ना किया जाए। उनके लिए हमें खड़ा होना होगा, उनके लिए हमें कदम उठाने होंगे, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि जब उनको भी जंगलों से निकाला जाएगा, उनको जंगलों से निकाल करके उनको बेघर किया जाएगा, और जंगल हम जिन जंगलों पे वे जीवित हैं उनसे वे छीन लिए जाएंगे। जब उनकी आजीविका का साधन छीनेगा तो कहीं ना कहीं वे गलत कार्यों में या देश विरोधी, समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त हो जाएंगे। तीसरी एक और खबर जो देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कि विजय माल्या पर एक जुर्माना लगाया है, फाइन लगाया है। वो भी बड़ा ताज्जुब होता है कि वो जुर्माना केवल 2000 रुपया का है, और जो सोशल मीडिया है वहीं पर ये खबरें छन छन कर आती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया हो चुकी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार की तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है, वो सरकार की वाहवाही में लगी रहती है। और ये वही मोदी जी हैं, विजय माल्या हैं, जिन्होंने 2-3-4 साल पहले भारत की जो बैंकों को करोड़ों रुपया का चूना लगाया, हजारों करोड़ों का चूना लगाकर वो यहाँ से भाग गए हैं विदेश। और भारत सरकार ने बहुत उस समय हल्ला किया था कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, मैं उन्हें पकड़ कर ले आऊँगा। लेकिन आज उनको 8 साल हो गए हैं देश की सत्ता में रहते हुए, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी भगोड़ों को वापस नहीं ले पाया है। तो इसी को कहते हैं कास्टिस्ट कॉलेजियम। तो हमारे देश में जो कॉलेजियम है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो जातिवादी है। और इसलिए जातिवादी मैं उनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि न्यायपालिका में 90% जो है ब्राह्मण भरे पड़े हैं, और ब्राह्मणों को ही सपोर्टेड है। आप देख लीजिए कॉलेजियम के वजह से ही ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। चौथी खबर ये देखने को मिली कि जब मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो इसी दौरान मैंने ये देखा कि एक श्रीनगर का जो व्यक्ति था ना, 21 वर्षीय व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, उसे पुलिस सुबह के करीब में 9 बजे यह कह करके ले जाती है घर से उठा करके कि तो आप पे चोरी का इल्ज़ाम है। जब ले जाया जाता है तो ले जाने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। अंत में शाम के करीब वक्त में उसे बेसुध अवस्था में ला करके उसे घर में छोड़ देती है उसके माँ के पास, और उसके माँ और परिवार वाले जब उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह की जब देश में व्यवस्था होगी, देश में जब इस तरह की पुलिस को छूट दी जाएगी गुंडागर्दी करने की, इसकी जो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, जो सरकारी तंत्र है, सरकारी महकमा है, उसकी लचर व्यवस्था है। या तो सरकार ने इन व्यवस्थाओं को, इन भागों को इतना अपंग बना कर रख दिया, इतना पंगु बना करके रख दिया है कि वे मजबूर हो गए कि सरकार जो कहेगी उनको कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इसी के तहत अभी इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में जो बेकसूर जो नौजवान होते हैं उसको मारा जाता है, उसको अपराध की धाराओं में फंसाया जाता है, उनको आतंकवाद की धाराओं में फंसा करके जेल में डाला जाता है। तो आज के डेट में इसी प्रकार से मुसलमानों को जेलों में डाला गया है। और कहीं ना कहीं जो ओबीसी और एससी एसटी समुदाय जो हैं ज़्यादातर जेलों में वही हैं, जबकि देश में जो भी चरमपंथ है, देश में जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं उनके वजह से हैं, ना कि जो एससी एसटी है, ओबीसी उसकी वजह से। क्योंकि वे लोग क्या हैं, जब सत्ता उनके हाथ में हो गई है, मलाई व सत्ता की चाट रहे हैं, तो उसकी वजह से वो दंगा फसाद हर चीज़ का सहारा ले रहे हैं। और लोग जो हैं, जिनकी पहुंच में सत्ता नहीं है, जिनकी पहुंच में न्यायालय नहीं है, जिनकी पहुंच में कानून नहीं है, वो चाहते हैं कि हम किसी प्रकार हम अपनी समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करें, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उन्हें क्या विभिन्न प्रकार की धाराओं में फंसा करके उनको जेलों में डाला जाता है, और वहाँ पर उनकी
मारपीट करके या बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है, और लास्ट में उनको कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति किसी न किसी धाराओं में फंसा दिया जाता है उसको, कि भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया, या किसी और तरह की मनगढ़ंत बात में किस्सों में फंसा करके उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देश की जो व्यवस्था है बहुत ही बदतरीन हो चली है आज 8 सालों में, जो कहने के लायक नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे देश की जो सरकार है आंख मूंदे हुए है। जिस चीज़ पे सरकार को कहना चाहिए, सरकार उस चीज़ पे आंख मूंदे हुए है, और जिस चीज़ पे सरकार को मौन रहना चाहिए उस चीज़ पे वो खुल कर बोलती है। यही देश की विडंबना है। धन्यवाद।